गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 की। 2 दिन की क्लास आपकी इससे पहले की हो चुकी है। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रतिजन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। प्रतिजन के बारे में बताया था कि प्रतिजन होता क्या है। एक बार मैं थोड़ी सी चर्चा और कर देता हूँ कि प्रतिजन क्या होता है, फिर प्रतिजन की जो प्रॉपर्टीज़ है, एंटीजन की जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए क्या होता है प्रतिजन देखते हैं। देखिए क्या है प्रतिजन। प्रतिजन में पहला पॉइंट, ये वे रोगाणु या बाह्य कारक होते हैं। ये वे रोगाणु या बाह्य कारक होते हैं जो प्लाज्मा, उस दिन बताया था हमने, जो प्लाज्मा कोशिका को प्रतिरक्षी पदार्थ बनाने हेतु प्रेरित करते हैं। ये हम पहली वाली क्लास में चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कि जब कोई रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो जैसे ही रोगाणु प्रवेश करता है तो शरीर के अंदर जो निष्क्रिय बी लिम्फोसाइट कोशिका थी वह सक्रिय हो जाती थी, और सक्रिय होने पर हम उसे क्या कहते थे, प्लाज्मा कोशिका कहते थे। और वह प्लाज्मा कोशिका सक्रिय होकर के क्या करती थी, प्रतिरक्षी पदार्थों का निर्माण करती थी। ये प्रतिजन के बारे में था कि प्रतिजन कोई रोगाणु होता है, कोई बाह्य कारक होता है जो शरीर में प्रतिरक्षी पदार्थ या अच्छे सैनिकों के निर्माण हेतु जिम्मेदार होता है। अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है, गुण है, वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिजन जो होते हैं, ये प्रतिजन प्रोटीन कोमा पॉलीसेकेराइड कोमा लिपिड व एमिनो अम्ल के बने होते हैं। याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर का। ये लेसन में आपको पहले बता चुका हूँ कि 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतिजन किसके बने होते हैं। तो कुछ रासायनिक पदार्थ है जिसके प्रतिजन बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, लिपिड के बने होते हैं, हम कहते हैं एमिनो अम्ल के बने होते हैं। तो प्रोटीन इन रासायनिक पदार्थों, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, एमिनो अम्ल के बने होते हैं। इन सब चीज़ों के हमारे प्रतिजन बने होते हैं। तो पहले हमने परिभाषा के बारे में बात की थी, अब हमने बात की किसके बने होते हैं। तो 4 चीज़ें याद रखनी हैं, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और एमिनो अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं प्रतिजन के बारे में। हम प्रतिजन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। नंबर 3, प्रतिजन का आणविक भार ये जो प्रतिजन का आणविक भार है ये होता है 6000 डाल्टन। 6000 डाल्टन होता है।
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपके बुक में पीछे दिया भी हुआ है कि प्रतिजन का आणविक भार यानी कि उसका जो मोलिकुलर वेट है, मोलिक्यूल्स के हिसाब से जो उसका वेट है वो कितना होता है, तो उसका जो मोलिकुलर वेट आणविक भार होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। कितना है? 6000 डाल्टन। 6000 डाल्टन राशि जो है ये काफ़ी बड़ी नहीं है, बल्कि ये बहुत छोटी है। मॉलिक्यूल्स को मापने की ये बहुत छोटी यूनिट है, बहुत ही छोटी इकाई है। तो 6000 डाल्टन कोई बड़ी सारी चीज़ नहीं है, छोटी सी इकाई है। किसको नापने की? आणविक भार को। आपको सिर्फ क्या याद करना है कि प्रतिजन का जो आणविक भार होता है वो कितना होता है? 6000 डाल्टन होता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछेगा प्रतिजन का आणविक भार बताइए, आपको इतना सा आंसर देना है 6000 डाल्टन। ये हमारी तीसरा गुण हो गया प्रतिजन के बारे में। अब देखिए नंबर 4 क्या है प्रतिजन के बारे में। देखिए नंबर 4 जो है, नंबर 4 जो गुण है प्रतिजन का वो अपने आप में एक परिभाषा है। और क्या गुण है वो देखिए क्या है। एंटीजनी संयोजकता। एंटीजनी संयोजकता या इसको एक और नाम है एपिटोप। एपिटोप। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिजन के गुण पढ़ रहे हैं। ये पहला नंबर का गुण था, मैं लिख देता हूँ। ये दूसरे नंबर का था, ये तीसरा है। नंबर 4 जो है, नंबर 4 जो गुण है वो अपने आप में एक परिभाषा भी है। तो मैं बात कर रहा हूँ एंटीजनी संयोजकता, जिसका एक और नाम क्या है? एपिटोप। तो किसे कहते हैं एपिटोप? और एंटीजन की संयोजकता वो देखिए क्या है कि भाई पूरा की पूरा जो प्रतिजन है, आपको पता है 2 चीज़ों में लड़ाई होती है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में। प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में लड़ाई होती है। तो कहने का मतलब है कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी एक दूसरे से क्रिया करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो पूरा की पूरा प्रतिजन ही प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता है। प्रतिजन बड़ा है बहुत सारा, तो पूरा प्रतिजन का जो भाग है वो पूरा की पूरा भाग प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता है। केवल प्रतिजन का एक छोटा सा भाग ही प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। और वो छोटा सा भाग ही क्या कहलाता है? वो छोटा सा भाग ही कहलाता है एंटीजनी संयोजकता या एपिटोप। क्या कह रहा हूँ मैं? पूरा की पूरा प्रतिजन प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता है, उसका एक छोटा सा भाग ही क्रिया करता है। और उस छोटे से भाग को ही क्या कहते हैं? प्रतिजन। ये उदाहरण आप समझिए ताले के एग्जाम्पल से। भाई पूरा जो ताला होता है, माना ये हमारा ताला है भाई पूरा, ये समझने के लिए। अब ये जो पूरा ताला है, माना कि ये पूरा ताला क्या है हमारा? ये प्रतिजन है, ये प्रतिजन है। अब बताओ इस ताले से कौन क्रिया करती है? इस ताले से क्रिया करेगी कौन? चाबी। इस ताले से कौन क्रिया करेगी? चाबी क्रिया करेगी। इस ताले को मैंने क्या माना? यहाँ पर जो हमारा ताला है, ये ताला किसका काम कर रहा है? प्रतिजन का। और हमारी चाबी यहाँ पर किसका काम कर रही है? प्रतिरक्षी का। एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, प्रतिरक्षी का काम कर रही है। अब देखो 2 के बीच क्रिया होगी, किस किस के बीच क्रिया होगी? प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में क्रिया होगी। या मैं आपको कह दूँ, आपको घर लॉक करना है तो ताले और चाबी के बीच में क्रिया होती है भाई। ताले और चाबी के बीच में क्रिया होती है जब जाके लॉक लगता है। तो यहाँ पर किसके बीच में क्रिया होगी? यहाँ पर प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में क्रिया होगी। अब आप ये देखो, ये चाबी हमको जो लगानी है, ताले में जो चाबी हमको लगानी है, क्या ये पूरे ताले में लगेगी? आप बताओ, ये पूरे ताले में क्या ये चाबी लगेगी? नहीं लगेगी। केवल ताले के एक छोटे से भाग में ही ये चाबी लगेगी। मतलब चाबी से क्रिया करने में पूरा ताला भाग नहीं ले रहा है, केवल ताले का एक छोटा सा भाग ही तो भाग ले रहा है। भाई ये पूरा प्रतिजन है हमारा,
ये ताला हमारा पूरा प्रतिजन है, ये पूरा ताला चाबी से क्रिया नहीं कर रहा है, केवल इसका छोटा सा भाग, केवल इसका जो छोटा सा भाग होता है ये छोटा से भाग, इसी में चाबी लग जाती है, तो ये छोटा सा भाग ही तो क्रिया कर रहा है। ताले का या प्रतिजन का पूरा भाग क्रिया नहीं कर रहा है, केवल ये छोटा सा भाग ही क्रिया कर रहा है। तो इस पूरे ताले का, इस पूरे प्रतिजन का ये जो छोटा भाग ही क्रिया कर रहा है, किससे क्रिया कर रहा है? चाबी से, यानी कि किससे क्रिया कर रहा है? प्रतिरक्षी से क्रिया कर रहा है। तो इस छोटे से भाग को ही किस नाम से जानते हैं? इस छोटे से भाग को ही नाम से जानते हैं एंटीजनी संयोजकता। एंटीजनी संयोजकता, और इसी को कहते हैं एपिटोप। इसी को क्या कहते हैं? एपिटोप। इसी का पूरा नाम, छोटा सा नाम है एपिटोप। या तो आप कह दो एंटीजनी संयोजकता या आप कह दो एपिटोप, बात एक ही है। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में क्रिया होती है, जब ताले और चाबी के बीच में क्रिया होती है, तो पूरा ताला चाबी से क्रिया नहीं करता है, ताले का केवल छोटा सा भाग ही चाबी से क्रिया करता है, ताले का केवल छोटा सा भाग ही चाबी से क्रिया करता है, और इस भाग को ही क्या कहते हैं? एंटीजनी संयोजकता। अब शायद आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी कि एंटीजनी संयोजकता या एपिटोप क्या है, कि प्रतिजन का वह भाग, प्रतिजन का वह छोटा सा अंश जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एंटीजनी संयोजकता या एपिटोप। बोलो क्लियर है? वापस रिपीट कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। क्या बोलेंगे आप कि प्रतिजन का पूरा भाग प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता है, केवल एक छोटा सा भाग ही क्रिया करता है, उसी क्या कहते हैं? एंटीजनी संयोजकता या एपिटोप। ये 1 नंबर की इम्पोर्टेंट परिभाषा है आपके लिए। आज 2 क्वेश्चन आपके, 3 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के तैयार होंगे। पहला ये रहा, ये आपसे सिंपल सा यही पूछ सकता है कि प्रतिजन किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि इस ये जो प्रतिरक्षी पदार्थ बने हैं ना, ये जो प्रतिरक्षी पदार्थ बने हैं, ये कौन बनाता है? कौन सी कोशिका है? इनकी माँ कौन सी है जो इसको बना रही है? इनकी जनक कौन सा है जो इनको बना रहा है? तो प्रतिरक्षी पदार्थ को देखो कौन बना रहा था? प्लाज्मा कोशिका बना रही थी। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है कि प्रतिरक्षी पदार्थ का निर्माण करने वाली कोशिका का नाम बताओ। क्या बताएंगे? प्लाज्मा कोशिका। फिर एक क्वेश्चन हमने यहाँ तैयार किया कि प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है, तो आप बताएंगे 6000 डाल्टन। एक क्वेश्चन हमारा अभी तैयार हुआ कि एंटीजनी संयोजकता या एपिटोप किसे कहते हैं, कि प्रतिजन का वह छोटा सा भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं? एंटीजनी संयोजकता या एपिटोप। जिस प्रकार एक ताले का छोटा सा भाग ही चाबी से क्रिया करता है, उसी प्रकार प्रतिजन का भी छोटा सा भाग चाबी से यानी कि प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, और छोटे से भाग को क्या कहते हैं हम? एंटीजनी संयोजकता या एपिटोप। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी थी, किसके बारे में? प्रतिजन के बारे में। अब आगे चर्चा करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की देखते हैं। तो ये हमने समझा दिया था आपको, नंबर 4 ये हो गया। अब बात करते हैं किसके बारे में? नंबर 5। नंबर 5 देखो, एक प्रतिजन में, समझ रहे हो ना, प्रतिजन जो होते हैं मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं। प्रतिजन का अधिकांश भाग किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो मैं प्रोटीन को प्रतिजन कह सकता हूँ या प्रतिजन को प्रोटीन कह सकता हूँ। प्रतिजन का अधिकांश भाग प्रोटीन का बना होता है। बना तो इन सब का बना होता है,
लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? सबसे ज़्यादा भूमिका होती है प्रोटीन की। तो प्रतिजन को मैं प्रोटीन कह सकता हूँ और प्रोटीन को क्या कह सकता हूँ? प्रतिजन कह सकता हूँ। तो एक प्रतिजन में, या मैं कहूँ एक प्रोटीन में ध्यान से समझना, 6 से 8 एमिनो अम्ल की 6 से 8 एमिनो अम्ल की एक श्रृंखला होती है। एक श्रृंखला होती है और ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला को ही हम क्या कह रहे हैं? एंटीजनी संयोजकता। अभी जो मैंने परिभाषा पढ़ाई है उसको हम रासायनिक दृष्टि से देखें, बायोलॉजी की दृष्टि से देखें तो क्या कहेंगे कि एक प्रतिजन या एक प्रोटीन में 6 से 8 एमिनो अम्ल की जो एक श्रृंखला होती है, वो एक श्रृंखला अपने आप में एक एंटीजन होता है, एक एंटीजनी संयोजकता होती है, वो अपने आप में एक एपिटोप होता है। कहने का मतलब ये है कि माना कि ये हमारा बॉक्स जो दिखाई दे रहा है ये प्रतिजन है। ये क्या है? प्रतिजन। और मैंने कहा प्रतिजन का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? एपिटोप कहलाता है। तो ऐसे एपिटोप वाले भाग इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे माना कि भाई ये भला भाग हो गया एक, मैंने कहा एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब एक एंटीजन, एक प्रतिजन के अंदर जो एंटीजनी संयोजकता है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, ज़रूरी ना एक हो, बहुत ज़्यादा हो सकती है। एक प्रतिजन में एंटीजनी संयोजकता या एपिटोप की संख्या बहुत सारी हो सकती है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एंटीजनी संयोजकता या जो एपिटोप है वो एक प्रतिजन में बहुत सारी हो सकती है। समझने के लिए मैंने यहाँ पर देखो कितनी बनाए, 1 2 3 मैंने क्या बना दिए? 3 यहाँ पर एंटीजनी संयोजकता या एपिटोप बना दी। ये पूरा जो आपको काला बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको तो मैंने क्या कह दिया? प्रतिजन। क्या कह दिया? प्रतिजन। और इसके जो छोटे छोटे भाग दिखाई दे रहे हैं आपको 1 2 3, इन सबको मैंने क्या कह दिया? इनको मैंने कह दिया क्या? एपिटोप। ये लीजिए, इनको कह दिया एपिटोप। मतलब ये भाग, एपिटोप वाले भाग, ये भाग ही ऐसे है जो किससे क्रिया करेंगे? प्रतिरक्षी से क्रिया करेंगे। कि प्रतिजन के अंदर छोटे छोटे भाग होते हैं जो प्रतिरक्षी से क्रिया करते हैं, वो एपिटोप थे। अब मैंने कहा कि एक प्रतिजन के अंदर एपिटोप की संख्या बहुत सारी हो सकती है। जैसे आपने इस पूरे को प्रतिजन माना तो इसके अंदर एपिटोप गिन के बताएंगे आप तो कितने निकलेंगे? 1 2 और 3। मतलब यहाँ पर एपिटोप की संख्या या एंटीजनी संयोजकता की संख्या क्या है? 3 है। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं यहाँ पर हो सकती है। अभी मैंने कितनी बनाई? 3। तो आप क्या कहेंगे? एंटीजनी संयोजकता या एपिटोप कितनी संख्या में है? 3 में है। तो एंटीजनी संयोजकता की संख्या बहुत सारी हो सकती है। अब यहाँ तक आपको क्लियर है? एक प्रतिजन में एंटीजन की संख्या बहुत सारी है। अब मैंने बात की इस एक एंटीजन की, ये एक एपिटोप मैंने बाहर ले लिया, ये एक एपिटोप मैंने बाहर ले लिया। और ये जो एक एपिटोप है ना, ये एक एपिटोप की जो श्रृंखला दिखाई दे रही है आपको, इतनी लंबी जो ये श्रृंखला दिखाई दे रही है ना एक एपिटोप की, ये कितने एमिनो अम्ल की बनी है? ये बनी है 6 से 8 एमिनो अम्ल की। कितने की बनी है ये? 6 से 8 एमिनो अम्ल की। एमिनो अम्ल भी एक रासायनिक पदार्थ है। तो मैंने कहा एंटीजनी संयोजकता या एपिटोप वाला जो भाग है वो 6 से 8 एमिनो अम्ल की एक श्रृंखला का बना होता है। तो एक प्रतिजन या एक प्रोटीन में 6 से 8 एमिनो अम्ल की जो एक श्रृंखला होती है,
इस श्रृंखला को ही क्या नाम दिया? एंटीजनी संयोजकता। इस 6 से 8 एमिनो अम्ल की श्रृंखला को ही क्या नाम दिया? एंटीजनी संयोजकता। अगर क्वेश्चन आ जाए एक प्रतिजन की एक एंटीजनी संयोजकता में या एक प्रतिजन की एक एपिटोप में कितने एमिनो अम्ल की श्रृंखला होती है, तो आप क्या बताएंगे? 6 से 8 एमिनो अम्ल की श्रृंखला होती है। तो ये मैंने आपको ये वाला 5वां पॉइंट समझाना चाहा कि एक प्रतिजन में 6 से 8 एमिनो अम्ल की श्रृंखला होती है। बोलो क्लियर है? एक पूरा प्रतिजन लिया, इस प्रतिजन के अंदर बहुत सारे हमारे क्या है? एपिटोप है, बहुत सारे हमारे एंटीजन की संयोजकता है। एपिटोप और एंटीजन की संयोजकता एक ही बात है। मैंने यहाँ पर एक एंटीजन की संयोजकता यहाँ पर बाहर निकाली और मैंने चेक किया तो ये कितने एमिनो अम्ल की निकली? ये 6 से 8 एमिनो अम्ल की निकली। बोलो क्लियर है? तो ये हमारा 5वां पॉइंट क्लियर हुआ। अब आइएगा, अच्छा देखो, एक चीज़ को मैं एक बार और क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो चीज़ बोली एंटीजनी संयोजकता, एंटीजनी संयोजकता शब्द कब इस्तेमाल करेंगे? जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो। जब एपिटोप की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो उसे कह देंगे एंटीजनी संयोजकता। अगर आप मान लीजिए एंटीजनी संयोजकता कब कहेंगे? जब एपिटोप की संख्या बहुत ज़्यादा हो, तब तो बहुवचन में बहुत ज़्यादा हो तो हम क्या नाम लेंगे? एंटीजनी संयोजकता। लेकिन माना कि ये एंटीजनी संयोजकता, ये जो एंटीजनी संयोजकता है, बहुत सारी है ही नहीं, केवल एक ही एंटीजनी संयोजकता है, तो इसे हम एंटीजनी संयोजकता नहीं कहेंगे। अब अगर आपके पास एपिटोप, किसी प्रतिजन के पास एपिटोप एक ही है तो वो भी एंटीजन संयोजकता कह सकते हैं। लेकिन संयोजकता कब कहेंगे? जब बहुत सारी हो। हालांकि संयोजकता एक भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है। लेकिन ये जो स्थान दिखाई दे रहा है आपको एपिटोप वाला, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एपिटोप अगर एक होता है तो उसको हम एंटीजनी निर्धारक स्थल भी कह सकते हैं। इसका नाम मैं क्या कह दूँगा? एंटीजनी निर्धारक स्थल। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसको ही मैं क्या कह दूँगा? एंटीजनी निर्धारक स्थल। एंटीजनी निर्धारक स्थल। अब देखो भाई, दोनों में कन्फ्यूज़न है तो वो समझ लीजिए, थोड़ा सा अंतर है एंटीजनी संयोजकता और एंटीजनी निर्धारक स्थल में। दोनों में क्या अंतर है? देखो, एपिटोप को आप एंटीजनी निर्धारक स्थल समझ सकते हो, इस एपिटोप को आप क्या समझ सकते हो? एंटीजनी निर्धारक स्थल समझते हो। एक बार मैं वो परिभाषा आपको दोबारा बोलता हूँ कि प्रतिजन का वह छोटा सा भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, उसको आप क्या कह रहे थे? एपिटोप। और उसी को आप क्या कह सकते हो? एंटीजनी निर्धारक स्थल। उसी को आप क्या कह सकते हो? एंटीजनी निर्धारक स्थल। यानी कि एक प्रतिजन का वह छोटा सा भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है वही एपिटोप है, वही एंटीजनी निर्धारक स्थल है, वही एंटीजनी निर्धारक स्थल है। अब सुनो, एंटीजनी संयोजकता क्या है? जब किसी प्रतिजन में एपिटोप की संख्या बहुत ज़्यादा हो या एंटीजनी निर्धारक स्थल की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो अब उसे एंटीजनी निर्धारक स्थल नहीं कहेंगे, अब उसे क्या कह देंगे? एंटीजनी संयोजकता। कि जब किसी प्रतिजन में एपिटोप की संख्या या एंटीजनी निर्धारक स्थलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तो उसे क्या कह देंगे? एंटीजनी संयोजकता। अगर एक ही है तो आपको एंटीजनी संयोजकता बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या बोल सकते हो? एंटीजनी निर्धारक स्थल। 3 चीज़ें हैं। क्या है 3 चीज़ें आपके पास? एक है एपिटोप, एक है एंटीजनी निर्धारक स्थल और एक है एंटीजनी संयोजकता। मैं आपको इसको इरेज करके बता रहा हूँ वापस से।
एक बार और समझ लीजिए, दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होना है। एपिटोप एंटीजनी निर्धारक स्थल और नंबर 3 एंटीजनी संयोजकता। एंटीजनी संयोजकता, इन तीनों को एक बार क्लियर कर लीजिए। एपिटोप और एंटीजनी संयोजकता समान है, दोनों एक ही बात है। जब किसी प्रतिजन में या प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करे, प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करे, अगर वह भाग एक ही है तो उसे क्या कह देंगे? एपिटोप, या उसे क्या कह देंगे? एंटीजनी निर्धारक स्थल। लेकिन जब एपिटोप और एंटीजनी निर्धारक स्थल की संख्या बहुत ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, कितनी भी हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उसे अब क्या कह देंगे हम? एंटीजनी संयोजकता। क्या कह देंगे? एंटीजनी संयोजकता। जैसे आप यूँ समझिए कि एक प्रतिजन है और एक ये दूसरा प्रतिजन है, यहाँ पर माना कि ये एक ही एंटीजनी संयोजक, एक ही आपको एपिटोप दिखाई दे रहा है। अभी एपिटोप की संख्या कितनी है? 1। और माना इसमें देखो कितनी बना दी मैंने, समझने के लिए रफ डायग्राम में सिर्फ यहाँ पर मैंने कितनी बना दी? 1 2 3। तो यहाँ पर आप इसे क्या बोलोगे? 1 एपिटोप। और यहाँ पर आप क्या बोलोगे? 3 एपिटोप। तो 3 एपिटोप बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ये भी बोल सकते हो एंटीजनी संयोजकता कितनी है? एंटीजनी संयोजकता कितनी है? 3। 1 2 और 3। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एपिटोप और एंटीजनी निर्धारक स्थल क्या होता है? प्रतिजन का एक भाग होता है जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। एंटीजनी संयोजकता क्या होती है कि एक प्रतिजन में उपस्थित एपिटोप या एंटीजनी निर्धारक स्थल की संख्याओं को ही क्या कहते हैं? एंटीजनी संयोजकता। मैं इसको लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या होगा कि एक प्रतिजन में उपस्थित एपिटोप या एंटीजनी निर्धारक स्थलों की संख्या को एंटीजनी संयोजकता कहते हैं। ये एंटीजनी संयोजकता की परिभाषा है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो एपिटोप की अगर परिभाषा आ जाए, एंटीजनी निर्धारक की परिभाषा आ जाए, तो आप बोलोगे प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है वो कहलाएगा एपिटोप या एंटीजन निर्धारक स्थल। अगर आ जाए एंटीजनी संयोजकता किसे कहते हैं, तो एक प्रतिजन में उपस्थित एपिटोप या एंटीजनी निर्धारक स्थल की संख्या को ही क्या कहते हैं? एंटीजनी संयोजकता कहते हैं। हो गया ये। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके IMP है, इम्पोर्टेंट है। एक लास्ट पॉइंट और समझ लीजिए आप
क्वेश्चन आता है कि जीवाणु एक रोगाणु है, तो जीवाणु एक रोगाणु है या जीवाणु एक प्रतिजन है। मैंने कहा जितने भी रोगाणु हैं, चाहे जीवाणु है, चाहे विषाणु है, चाहे जो भी है, प्रोटोजोआ है, कोई भी सूक्ष्म जीव है, वो हमारे लिए प्रतिजन है, वो हमारे लिए रोगाणु है। तो आपके बुक में क्वेश्चन दे रखा है, एक लाइन दे रखी है कि जीवाणु जो होता है, जीवाणु में एंटीजनी संयोजकता, जीवाणु में एंटीजनी संयोजकता, एंटीजनी संयोजकता 100 या ज़्यादा, मतलब 100 या 100 से ज़्यादा हो सकती है। क्वेश्चन क्या है कि जीवाणु में एंटीजनी संयोजकता कितनी होती है, आप क्या बताएंगे 100 या 100 से ज़्यादा। मतलब इस जीवाणु के पास 100 ऐसे भाग है जिनसे कौन क्रिया कर सकती है, प्रतिरक्षी पदार्थ क्रिया कर सकते हैं। मतलब ये जीवाणु पूरा एक ऐसा ताला है जिसके अंदर 100 जगह चाबियां लग सकती है। ये पूरा एक एंटीजन के अंदर, इस जीवाणु के अंदर इतनी भाग है जहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रतिरक्षी क्रिया कर सकते हैं। याद रखो, जितने एंटीजनी संयोजकता होगी उतने ही प्रतिरक्षी पदार्थ क्रिया कर सकते हैं। किसी के पास 20 एंटीजनी संयोजकता है तो 20 प्रतिरक्षा क्रिया करेंगे, किसी के पास 4 एंटीजनी संयोजकता है तो 4 प्रतिरक्षी पदार्थ उस जगह क्रिया कर सकते हैं। तो ये किसके बारे में हो गया, एंटीजनी संयोजकता के बारे में। ये हमने एंटीजन के पूरे गुण आज पढ़ लिए हैं। कौन कौन से गुण हैं वो आप क्रम से देख सकते हो। पीछे आज की जो क्लास है उसका पूरा आप एक बार वापस से चेक कर सकते हो। जब भी आप पढ़ेंगे शुरू से तो आपको पूरे पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे। पहले पॉइंट में हमने परिभाषा के बारे में बात की थी। दूसरे पॉइंट में हमने बताया कि प्रतिजन प्रोटीन के, पॉलीसेकेराइड के, लिपिड के, एमिनो अम्ल के बने होते हैं। तीसरे पॉइंट में हमने बात की इनका आणविक भार 6000 डाल्टन होता है। चौथे नंबर पे हमने क्या बात की, चौथे नंबर पे हमने बात की कि जो एंटीजन प्रतिजन जो होता है उसका एक छोटा सा भागी प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, उसे एपिटोप या निर्धारक स्थल कहते हैं। फिर अगले नंबर पे बात की हमने एंटीजनी संयोजकता की कि एक प्रतिजन के अंदर एपिटोप या निर्धारक स्थल की संख्या जितनी होगी उस संख्या को ही क्या कह देंगे, एंटीजनी संयोजकता। और लास्ट में हमने क्या बात की कि जीवाणु के अंदर कितनी एंटीजनी संयोजकता होती है, तो आप क्या बताएंगे 100 या इससे ज़्यादा। चलिए क्लास यहीं पे समाप्त। धन्यवाद।